हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का देखेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो देखेंगे फ्रेंड्स। और टेस्ट नंबर है 20, फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। इससे पहले टेस्ट नंबर 19 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और एजुटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज, जुनून टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ खान ग्लोबल स्टडी का और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारा हो रहा है, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर में आपका मैं डिफरेंट करवा दे रही हूँ, जैसे कि फिजिक्स वाला जो अर्धवार्षिकी था वो, और एडुटेरिया का जो करंट कॉन्सेप्ट करके जो डिटेल्स में आता है उसका भी मैंने करवाया है। और खान ग्लोबल स्टडी का और बीपीएससी मेकर का भी टेस्ट करवाया, करंट अफेयर करवाई हूँ फ्रेंड्स, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 20, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो ये बाइलिंगुअल होगा फ्रेंड्स, लेकिन हम हिंदी को लेकर चलेंगे। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य बौद्धिस्त्व पूर्व जन्म के में बुद्ध को चंडाल के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मातंग जातक। मातंग जातक में बौद्ध को चंडाल के रूप में वर्णित किया है फ्रेंड्स। और ये जातक है ना, वो जातक बुद्ध भगवान का जो पिछले जन्म का जो होता है ना, पूर्व जन्म का जो कहानी है ना, उसमें जातक में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा अपनाए गए धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो मातृ देवी की पूजा करते थे, तो बिल्कुल सही है। पशुओं की पूजा करते थे, तो ये भी सही है। और निर्जीव लिंग या और योनि के प्रतीकों को पूजा करते थे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मूर्ति मंदिर का आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो वो इस तरीके से प्रकृति की पूजा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्यों द्वारा रचित सबसे प्राचीन साहित्य है? तो सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो इससे है ब्राह्मण, ठीक है। और ब्राह्मण है सबसे, ऋग्वेद आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसके बारे में माना जाता है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित किया गया था। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई थी, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का रचना हुआ था। तो ऋग्वेद के बाद क्या हुआ था? तो ब्राह्मण का हुआ था, तो इसीलिए आंसर उसका बी हो गया। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 4 का आंसर है इनमें से कोई नहीं। तक्षशिला का नहीं किया था कोई। तक्षशिला का किसने किया था? तो तक्षशिला को दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसका स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित है। वायु पुराण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष द्वारा की गई थी, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और बौद्ध जातक कथाओं में इस विश्वविद्यालय का कई बार उल्लेख मिलता है। फायान और हुएन त्सांग्स जैसे चीनी यात्री भी अपने लेखन में तक्षशिला का उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त क्या किए थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है ना फ्रेंड्स, जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने उनके परिसर में कुछ उद्घाटन किए हैं, तो वो कुमारगुप्त का द्वारा बना हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर, इसका है आंसर डी, ठीक है। कोई नहीं किए थे, भरत के पुत्र के द्वारा किया गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए वो सही डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। और यहाँ पे लिखा है कि कोड को सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा 5 का फ्रेंड्स? तो इसमें सपा क्या है? तो सपा जासूस को कहा जाता है। अघन्या क्या है? तो अघन्या गाय को अघन्या बोला जाता था। और बलि क्या है? तो बलि होता स्वैच्छिक उपहार या श्रद्धांजलि को बलि कहा जाता था। और धान्य अनाज को कहा जाता था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैं फ्रेंड्स अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट की थी लूसेंट का, कि मैंने सोचा था लूसेंट का मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगी, पूरा बुक ही करवा दूंगी, लेकिन उस पर व्यू बहुत कम जा रहे हैं, मतलब लाइक आई थिंक कोई स्टूडेंट पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको अभी स्टॉप कर दी हूँ। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसको फिर से कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा वे केवल मीठे पानी में ही रह सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करके शिकार करते हैं, तो ये भी सही है। मादा वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, तो ये सही नहीं है। और वे मूलतः अंधे होते हैं, तो ये सही है। ठीक है। डॉल्फिन, कछुआ, मगरमच्छ और सार्की की कुछ प्रजातियों के साथ दुनिया के सबसे पुराना जीव में से एक है। गंगा नदी डॉल्फिन की आधिकारिक खोज 1801 में हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मादाएं नरों से बड़ी होती है और हर दो से 3 साल में एक बार केवल एक बच्चे को जन्म देती है, तो ध्यान रखिएगा, हर वर्ष मादा वर्ष में एक बार नहीं, 2 से 3 साल के बाद ही बच्चे जन्म देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न पर विचार करें, और इसमें लिखा है कि उपयुक्त में से कौन फिल्डर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का स्पंज, सीप और नीली व्हेल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्प्रेटोफाइट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का इनमें से कोई नहीं। स्प्रेटोफाइट्स सेप्रोफाइट्स, जिन्हें सेप्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, वे जीव जो मृत या सड़ते हुए कार्बन पदार्थों को खाकर या विघटित करके अपने पोषण तत्व को ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसमें कोई ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसका जो उदाहरण है उसका है फफूंद, खमीर, केंचुए, गोबर, भृंग, अपरदक्षिप कीट इत्यादि होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था डी, 8 का डी। 9 का है कि प्रत्येक चरण में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो 9 का आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये जोड़े या सही ढंग से मेल खाता है या खाते हैं, तो इसमें लिखा है सही उत्तर को चुनना है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो दीन ए रिसाल क्या था, धार्मिक मामला था, तो ये सही है। और मुकद्दम क्या था, तो गांव के मुखिया को बोला जाता था, तो ये भी सही है। और खूंट छोटे जमींदार को कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उपयोग करके बनाया गया पहला भारतीय स्मारक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था, तो 11 का आंसर हो जाएगा खिलजी वंश के टाइम में, तो ये ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में प्रवेश द्वार है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है सी। ठीक है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में बीपीएससी में पूछ दिया था कि 4 ऑप्शन दिया था, उसके बाद बोला था कि कौन यूनेस्को में शामिल नहीं है, तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित पूछना है, तो इसका आंसर हो रुद्रमा देवी गोंडवाना में, तो ये गलत है। चांदी बीवी बीजापुर में, तो ये 12 का बी वो तो ठीक है। और रानी दुर्गावती काकतीय वंश, तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। रुद्रमा देवी काकतीय वंश के थे ना, काकतीय वंश के दक्कन के पठार में जो शासक थी, और राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने रुद्रमा को उनकी किशोरावस्था में ही अपना शासक नियुक्त किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। और 1565 में चांद बीवी जो मुश्किल से किशोरावस्था में थी का विवाह बीजापुर के सुल्तान से हुआ था, तो ये तो सही था। और रानी दुर्गावती का क्या है, तो रानी दुर्गावती परिवार के चंदेल राजाओं के थे, ना कि काकतीय, तो ये दोनों गलत था, इसलिए इसका सही उत्तर केवल बी होगा, दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा दोनों गलत था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान शाही कारखानों ने सुल्तान की सभी जरूरतों को पूरा किया। इसमें रेशम, सोने और चांदी आदि से बने महंगे सामान बनाए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सुल्तान के लिए एक जोड़ी जूते की कीमत 70,000 टंका थी। यहाँ जिस सुल्तान का जिक्र किया गया है वह कौन है, तो 13 का आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारे कुछ कह रहा है। फिर तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है भारत सरकार ने 1956 कब भारत सरकार ने 1956 में कुछ मामूली संशोधन के साथ फजल अली आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश में से एक था? तो 14 का आंसर हो जाएगा इसमें डी, मतलब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों क्या था? तो तीनों केंद्र शासित प्रदेश था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। और तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1946 की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम और लियाकत अली खान ने निम्नलिखित में से कौन से विभाग संभाले थे? तो ये 15 का आंसर हो जाएगा बी, क्रमशः श्रम और वित्त मंत्री। तो जगजीवन राम का श्रम था और लियाकत अली वित्त विभाग को ये किए थे, संभाले थे फ्रेंड्स। तो ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछ देता है। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी बहुत बार पूछा है कि राजेंद्र प्रसाद का क्या था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। एक बार मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 यानी भारत की स्वतंत्रता तक कार्य कर रही थी और इसमें विदेश मामले और राष्ट्रमंडल का संबंध था जवाहरलाल नेहरू से। गृह सूचना और प्रसारण था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में। खाद्य और कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखिएगा बीपीएससी के लिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, PYQ करेंगे तो। उद्योग और आपूर्ति डॉक्टर जान मथाई। श्रम जगजीवन राम। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। रक्षायत्र सरदार बलदेव सिंह है। निर्माण खान और बिजली CH भाभा। वित्त लियाकत अली। रेलवे और परिवहन आसफ अली। शिक्षा और कला C राजगोपालचारी। स्वास्थ्य किसके पास था? तो गजनफर अली खां के पास। और कानून जोगनिंदर नाथ मंडल के पास था। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ही इतना लंबा है कि उसका डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं फील होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है कहीं न कहीं। तो इसलिए मैं इसको पढ़ ले रही हूँ। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं ज़रूर आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगी, डिटेल्स बता दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1909 के पार्लियामेंट सुधार ने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों के प्रवेश का प्रावधान किया है। तदनुसार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में किस रूप में नियुक्त किया गया था? तो 16 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कानून सदस्य के रूप में फ्रेंड्स। तो पहले तो यही पूछता है कि किसको बनाया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ये ध्यान रखिएगा। और उनको कानून सदस्य के रूप में किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये बिहार और उड़ीसा जो साथ में था ना, उसका बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है, राष्ट्रपति लोकसभा के एक नए सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की मुख्य भूमिका या कर्तव्य क्या होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा इसमें होगा नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की सुविधा को प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और अभी फ्रेंड्स जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है? समवर्ती सूची में क्या क्या उल्लिखित नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं क्या नहीं है। तो प्रत्यापन, किसी राज्य की सुविधा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध, डाकघर बचत और ट्रस्ट और ट्रस्टी, खदानों और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा निर्माण। तो इसमें सही कथन चुनना था। तो 18 का आंसर हो जाएगा कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यापन और डाक एवं बचत और खाद्यान्नों और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा विनिमय। ये क्या है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के घटक है? तो इसका सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का संघीय चरित्र, न्यायिक समीक्षा, कल्याणकारी राज। ये तीनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बता सकते हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ए और 91वां का 69वां संविधान संशोधन। तो ये ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम में बताएं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछ लिया है भी, तो ध्यान रखिएगा 69 बीपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा था। तो एग्जाम ये सभी अब ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सब पूछने लगा है, पहले तो नहीं पूछता था लेकिन अब पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले किसका हुआ है? तो सबसे पहले हुआ है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल का कब हुआ था? तो 1920 में हुआ है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो इसकी हुई है सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई है। ठीक है, उसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो इसका हुआ है 1948। ठीक है, 1948 में। और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके, तो ये कहाँ पे, ये कब हुआ है फ्रेंड्स? तो डीएमके का हुआ है 1949 में। ठीक है, 1949 में हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है? तो इसमें कौन सी होगा, कौन सी नहीं है? तो देख लेते हैं। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति, तो मृत्युदंड के माफ करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सजा में राहत देने का, तो ये तो राज्यपाल के पास भी है। सजा को निलंबित करने का शक्ति, तो ये भी राज्यपाल के पास है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 23 का सही कथन क्या होगा? तो खाद्य और ईंधन की कीमतों को हेडलाइन मुद्रास्फीति में शामिल किया जाता है लेकिन कोर मुद्रास्फीति में नहीं। तो ये सही है। कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो ध्यान रखिएगा, हेडलाइन मुद्रास्फीति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक प्रासंगिक होता है। तो ये गलत है। हेडलाइन मुद्रास्फीति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अधिक प्रासंगिक है। तो इसमें क्या किया है ना, इंटरचेंज कर दिया है, विकसित और विकासशील में इंटरचेंज कर दिया, तो इसलिए वो वाला गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरबीआई द्वारा स्टारलाइजेशन को सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करता है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा ए। आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के अत्यधिक प्रवाह के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करने के लिए उठाए गए उपाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रेपो दर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रेपो दर शब्द का अर्थ होता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजकोषीय नीति को सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा काराधन और व्यय का उपयोग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 26 का बी हो गया। नेक्स्ट, आर्थिक सिद्धांत में लाफर चक्र का क्या महत्व है? तो लाफर चक्र का महत्व है यह सरकार के राजस्व और कर दरों के बीच के संबंध को दर्शाता है, उसे लाफर वक्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और आर्थिक संकेत प्रासंगिक क्षेत्र, इसके बारे में है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता या खाते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा, इसमें है 28 का आंसर है बी, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक WPI विनिर्माण होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI सेवाएं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो इसका और 2, 3 मिलान सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है, भारत में सीमांत स्थायी सुविधा MSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और इसमें सही यहाँ पे कूट दिया हुआ है तो वो देख लेंगे फ्रेंड्स 29 का। तो इसमें बैंक आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं तो ये सही है, और बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट है, तरलता समायोजन सुविधा के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को रेपो दर से कम दर पर गिरवी रखा जाता है तो ये गलत है फ्रेंड्स। तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो दर के से अधिक दर पे रखा जाता है, ना कि कम दर पे, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा A, जिसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप लागत प्रेषित मुद्रास्फीति हो सकती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा A, जिसमें बाजार में श्रम की कमी, ऋण की लागत में वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा A। जमाखोरी नहीं होता है फिर, तो इसका ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा A 30 का। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संगठन ग्रामीण आबादी को ऋण प्रदान करने में सीधे तौर पर शामिल है। तो 31 का आंसर हो जाएगा जिसमें हो गया वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। नाबार्ड नहीं है फिर, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आंसर 31 का आंसर हो जाएगा C। नाबार्ड को छोड़कर उपयुक्त सभी ग्रामीण बैंक संस्था का हिस्सा है जो ग्रामीण निवासियों के प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें लिखा है कि उच्च शक्ति वाला धन माना जाता है, तो किसे उच्च शक्ति वाला धन माना जाता है फ्रेंड्स 32 का। तो इसमें है करेंसी नोट और सिक्के को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य कौन थे जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और बाद में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा C राजगोपालचारी, इसका आंसर D हुआ। नेक्स्ट है 1860 मतलब 1860 के दशक के बाद राष्ट्रवादी नेताओं में मोहभंग होने लगा और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविकता की जांच शुरू कर दी। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख विश्लेषक थे जिन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर ही खोजना है फिर, तो इसका 34 का हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त, G सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वी चंद्र रे, ये चारों थे फिर, इसका आंसर हो जाएगा D। 35 का है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन कविता का प्रेमी और टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम का प्रशंसक था। वह कहते थे कि मानवता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है। तो इसने बहुत सारा कहावत अभी आने लगा है फिर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। ठीक है, आंसर D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, और मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स। इसका आंसर है पंडित रमाबाई। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पंडित रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमण है। तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि कहाँ कब क्या हुआ था। तो भारतीय प्रांतीय चुनाव कब हुई थी, तो भारतीय प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। ठीक है, गोलमेज का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ठीक है, गोलमेज का हुआ था दूसरा हुआ था 1931 में, पहला तो 1930 में ही हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। तो अभी दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा था जिसमें 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के जो नेता थे वो इसमें प्रतिनिधि में भाग लिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त 1946 में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा D। पहले तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, उसके बाद भारतीय प्रांतीय चुनाव जो 1937 में, और 1946 में क्या हुआ था, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट है, INA के मुकदमों के दौरान INA के कैदियों की रिहाई के लिए जिस उच्च स्तर और तीव्रता से अभियान चलाया गया
वो अभूतपूर्व था। निम्नलिखित में से किस संघ ने INA के उद्देश्य का समर्थन किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और हिंदू महासभा। उपयुक्त में से सभी इसमें सही था, क्योंकि जो INA में जो फंसे हुए थे ना फ्रेंड्स, वो तीनों धर्म के थे, इसीलिए उनको तीनों लोग का मतलब हेल्प हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जिसके परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1922 का जो हुआ था ना फ्रेंड्स, वो गया में हुआ था, क्योंकि बिहार में सिर्फ 2 ही जगह पे हुआ है। एक 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, और दूसरा 1922 में गया में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और उसके जो अध्यक्ष थे CR दास थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिन्होंने चौरा चौरी त्रासदी के जवाब में गांधी जी द्वारा सभी नागरिक प्रतिरोधों को स्थगित करने की वजह से ही उसके विरोध में किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1867 में बॉम्बे में गठित प्रार्थना समाज एकेश्वरवाद के लिए मुखर था और जातिगत भेदभाव और धार्मिक रूढ़िवादिता के उन्मूलन की वकालत करता था। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के गठन से जुड़े हुए थे? तो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे कौन कौन फ्रेंड्स? तो केशव चंद्र सेन, आत्मारंग पांडुरंग, गोविंद रनाडे और RG भंडारकर थे। तो ये चारों थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जिसमें जो प्रार्थना समाज था ना, तो आत्मारंग पांडुरंग उनका जो संस्थापक थे, स्थापना वो किए थे, लेकिन ये सब भी उनसे जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये अभी पहले बता चुके हैं कि 1867 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक दलित अधिकारों के लिए अपनी सक्रियता और भारत के संविधान के निर्माण में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाला BR अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों में ही किए हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के लिए लिए गए प्रमुख निर्णयों में से कौन सा एक था? तो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करना 42 का, तो वो भी था, और पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करना और सविनय अवज्ञा शुरू करने का कार्यक्रम। तो ये तीनों था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये 1929 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि बार बार पूछता है उसमें, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 43 का 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्गों में आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इस अवधि में व्यापक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ, जबकि कुछ आंदोलन प्रकृति में सुधारवादी थे, अन्य पुरुषार्थवादी थे। और निम्नलिखित में से कौन से पुनरुत्थानवादी आंदोलन था? तो इसका यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा 1 और 3, जिसमें आर्य समाज और देवबंद आंदोलन ये दोनों था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया था? साबरमती आश्रम की नींव रखी गई थी और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये किसके टाइम में हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा सी, चेम्सफोर्ड के समय में, क्योंकि चेम्सफोर्ड के समय में बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन की तट के माध्यम से नौवहन में अंग्रेजों के एकाधिकार के विरोध में स्वदेशी शिपिंग उद्यम शुरू करने का विचार पहली बार किसने रखा था? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी ओ चिदम्बरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था जिसने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन नामक पुस्तक लिखी थी और उसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन का भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए, दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आपराधिक और न्यायिक नियमों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है जो अभी भी भारतीय न्यायिक प्रणाली को रेखांकित करते हैं? तो 47 का क्या होगा? 47 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, घाघरा नदी तिब्बत में चाचुगो के ग्लेशियर से निकलती है। शारदा नदी या काली नदी मैदानी भाग में घाघरा से मिलती है और अंत में गंगा में कहाँ मिलती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा छपरा में मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी में हिमोड के साथ लगे ग्लेशियर मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा करेवास कहा जाता है, करेवास। ठीक है, और करेवास में ही केशर अच्छे से होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 50 का कि निम्नलिखित में से कौन अपने जनसंख्या के संदर्भ में क्रमशः भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जनजाति है? तो इसमें सबसे बड़ी कौन जाति है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी जनजाति होगा भील और सबसे छोटी जनजाति टोडो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 50 का आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करें और यहाँ पे लिखा है कि कितनी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो कितनी इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित है फ्रेंड? तो 51 का आंसर हो जाएगा केवल 3। कौन कौन है? तो मिनिकॉय, कावारती, मिनिकॉय द्वीप और कावारती द्वीप अरब सागर में है। ठीक है, ये तो दोनों मिनिकॉय और कारावती अरब सागर में है। और इसमें वाराटांग शहीद द्वीप और वाइपर द्वीप ये तीनों क्या है? तो तीनों बंगाल की खाड़ी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीनों सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 सही है, 3 बंगाल की खाड़ी में जबकि 2 अरब सागर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों की पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही व्यवस्था करें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है 52 का, तो उसका आंसर हो जाएगा झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद सतलुज। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 2023 तक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% भाग वनों से आच्छादित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे व्यापक वन है? तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, इसमें वन का जो था ना वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, तो आप जा करके देख लीजिएगा। वैसे अभी वन सर्वेक्षण का नया रिपोर्ट आ गया है, क्योंकि ये हर 2 साल के बाद आता है, तो ये अभी आ गया है, तो नया वाला भी मैं वीडियो बना करके एक डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं। तो ये कितने सही हैं वो भी देख लेंगे। तो 54 का क्षोभमंडल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये 13 किलोमीटर तक ही है। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंड थर्मोस्फीयर में जलते हैं, तो ये भी गलत है। और मेसोस्फीयर रेडियो प्रशासन में मदद करता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तीनों गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें केवल कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इस 54 का डी होगा। नेक्स्ट, लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान कठोर जलवायु परिस्थितियों वाला व्योम है। लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिस्थितियां जिम्मेदार है? और सही उत्तर इसमें चुनना है 55 का। तो इसमें हो जाएगा हिमालय के पर्वत पक्ष की ओर इसका स्थान और इसकी बहुत ऊंचाई, तो ये दोनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1930 के दशक में संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा मेंटल भाग में संवहन धाराओं की संचालन की संभावना पर चर्चा की? तो 56 का आंसर हो जाएगा आर्थर होम्स। ठीक है, इसका आंसर हो आर्थर होम्स, जो 1930 में किए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस 4600 मिलियन वर्ष पहले यानी पृथ्वी ग्रह की सतह पर जीवन के विकास से पहले पृथ्वी पे मौजूद थी? तो क्या क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, इसका आंसर सी। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट वैली का उदाहरण है? तो रिफ्ट वैली का उदाहरण 58 का आंसर हो जाएगा। डेथ वैली को रिफ्ट वैली कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और डेथ वैली कहाँ पे है? तो पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान घाटी है जो उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन रेगिस्तान की सीमा पर है। तो इसे क्या है? तो ये क्या है? रिफ्ट वैली एक डेथ वैली का उदाहरण है। डेथ वैली रिफ्ट वैली का उदाहरण है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दुनिया में शंकुधारी वन की सबसे एकल पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 59 का आंसर हो जाएगा, रूस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है? तो सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान थार रेगिस्तान है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे आबादी वाला रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। नेक्स्ट एक कृत्रिम उपग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करता रहता है और किस कारण से नहीं गिरता है? तो ये 61 का आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और सी, तो इसका आंसर है डी, मतलब 1 और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना है जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटरफेस पर पहुंचने वाली तरंगे दूसरे माध्यम में अपवर्तित नहीं होती है, बल्कि पूरी तरह से पहले माध्यम में वापस परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो इसमें लिखा हुआ सही उत्तर चुनना है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है बी, जिसमें रेगिस्तान में मृग तृष्णा का निर्माण, हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर का केबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कॉस्मिक किरणें के स्रोत हैं? तो 63 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सूर्य, विस्फोटक तारे और ब्लैक होल तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 63 का डी होगा। नेक्स्ट है यदि दिए गए तरल पदार्थों को एक ही मंजिल पर छोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन से तरल पदार्थ सबसे तेजी से बहेगा? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, रक्त सबसे तेजी से बहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किटिंग का कारण बन सकता है? शॉर्ट सर्किट का कारण क्या कौन कौन बन सकता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा, आपूर्ति वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि, जब एक लाइव तार और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आते हैं और एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण को जोड़ देने के बाद। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, शॉर्ट सर्किट तीनों के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा? अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा? तो यदि कोई वस्तु चलना शुरू कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। सड़क पर चलने वाले वाहनों को न तो चालू किया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है और दीवार में कील ठोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों प्रभावित हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। 67 का है कि अल्ट्रासाउंड उच्च आवृत्ति वाली तरंगे हैं जो बाधाओं की उपस्थितियों में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों के साथ यात्रा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस में मापते हैं? तो 67 का आंसर हो जाएगा धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए, हृदय की कार्यप्रणाली का निदान करने के लिए और पित्ताशय और गुर्दों में पथरी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है RDX का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, रॉयल डिमोलिएशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से गैर सेल्यूलोज फाइबर का उदाहरण है? तो 69 का आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन गैर सेल्यूलोज फाइबर है, जबकि रियान, जूट और लिनन क्या होते? तो ये सेल्यूलोज है, क्योंकि ये पेड़ के तना से पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शब्दों का सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करता है? तो तो इसका 70 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 70 का आंसर हो जाएगा 70 का आंसर है फोटोक्रोमिक्स लेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंचे पहाड़ों पे पानी उबलना आसान हो जाता है।
पानी का यह गुण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का 71 का आंसर हो जाएगा बी। ऊंचे पहाड़ पे कम वायुमंडलीय दबाव मिलता है तो इसके कारण पानी, ऊंचे पहाड़ों पे पानी जल्दी उबालना आसान हो जाता है तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 72 का कि एसिटिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो 72 का आंसर है सी, 3 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या था? तो 3 और 2। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे ये, और पूछा भी और पूछेगा भी, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया हुआ तो डेफिनेटली आगे भी रिपीट करेगा। तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें लिखा है अम्लीय वर्षा जिम्मेदार है। ऊपर बताए गए कारणों में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। तो इस दोनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है 75 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्कीन के लिए सही नहीं है? एल्कीन के लिए कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमेशा कार्बन परमाणु की संख्या से दुगनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव केवल मेजबान जीव की कोशिकाओं के अंदर प्रजनन करता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2, मतलब वायरस करता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 76 का सी आंसर है। नेक्स्ट है, डीएनए अणुओं के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक लक्षणों की विरासत के लिए जानकारी किसके पास होती है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, क्रोमोसोम के पास होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सहायता प्राप्त होती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा दही बनना, पनीर बनाना, सिरका बनाना और अचार बनाना। इसमें सभी में बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, 78 का डी। 79 का है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है, तो 79 का आंसर है समुद्र तट, मरीना और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालन को ब्लू फ्लैग दिया जाता है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है फ्रेंड्स? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए। हाथी का मस्तिष्क सभी प्रजातियों में उनके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, और ऊंट अपने कुवाड़ में पानी जमा करता है, तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पूछ रहा है कि अजगर एक गैर विषैला सांप है, तो अजगर पूर्वी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूल निवासी पाइथोनिडे परिवार से संबंधित प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो वो गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। 81 का, तो पोमोलॉजी सब्जियों का विज्ञान होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। सब्जियों का विज्ञान को पोमोलॉजी नहीं कहते हैं, और पोमोलॉजी वह विज्ञान है जो फलों और फल उगाने से संबंधित है, तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा, सिल्वीकल्चर रेशम का उत्पादन और रेशम के कीटों के पालन की विधि है, तो ये भी गलत है। सिल्वीकल्चर वनों की वृद्धि, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता को नियंत्रित करने की प्रथा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो रेशम बोल रहा है ना, वो सेरीकल्चर है, ना कि सिल्वीकल्चर है फ्रेंड्स, तो इसीलिए दोनों गलत हो गए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 81 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? 82 का आंसर हो जाएगा बी, एस्पिरिन नहीं है, बाकी पेनिसिलिन, मैक्रोलाइन और सल्फोनामाइड्स ये क्या है? तो एंटीबायोटिक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की एक शाखा जो समुद्री शैवाल और अन्य शैवालों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो 83 का आंसर है बी, फाइकोलॉजी, आंसर बी। नेक्स्ट है 84 का कि उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को डीएनए अनुक्रम में परिवर्तित के रूप में समझाया गया है। उत्परिवर्तन कोशिका विभाजन के दौरान की गई डीएनए प्रतिलिपि गलतियों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, हुगो डे ब्रिज के ने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 84 का आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है 85 का कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री प्रजाति स्तनधारी है। तो स्तनधारी कौन है फ्रेंड्स? 85 का आंसर है सील, डॉल्फिन, समुद्री शेर और समुद्री उदबिलाव, ये सभी है स्तनधारी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन से युग में सही ढंग से मेल खाता है या खाते हैं। तो 86 का आंसर हो जाएगा क्या? तो पटना राज परिषद की स्थापना 1775 में हुई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, पटना की राज परिषद की स्थापना 1770 में हुई थी, ना कि 75 में। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है गोलघर का निर्माण पूरा होना, कब हुआ था गोलघर का निर्माण पूरा? तो 86 में। तो ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है। बिहार में दोहरी सरकार का उन्मूलन कब हुआ था? तो बिहार में दोहरी सरकार का उन्मूलन ये भी गलत है फ्रेंड्स, बिहार में दोहरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है बी, दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत। बिहार में दोहरी सरकार का उन्मूलन 1773 में हुआ था। तो ये 1772 में हुआ था फ्रेंड्स, ना कि 73 में। और ये बंगाल में हुआ था, क्योंकि बंगाल बिहार उसी एक में था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। उन्होंने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो उन्होंने शेरशाह की उपाधि चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराने के बाद धारण किया थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान भारत में बौद्ध और जैन धर्मों के समानांतर आजीवक संप्रदाय विकसित हुआ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली गोसाल थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए। और जो बराबर के जो पहाड़ी पे बना हुआ है ना, वो जो अशोक और उनके पौत्र बनाए थे दशरथ, तो वो आजीवक संप्रदाय को ही दिए थे फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। 89 का है कि मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख में उल्लेखित शब्द तुरुस्कंडन किससे संबंधित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, तुर्की आगमन से लड़ने के लिए किसानों पर लगाया गया कर। नेक्स्ट है पाल कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और पाल शासक के दौरान पत्थर की नक्काशी अपने चरम पर थी। पाल काल के दौरान पत्थर की मूर्तियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य निर्माण सामग्री क्या था? तो 90 का आंसर हो जाएगा काला बेसाल्ट। नेक्स्ट है पटना युवक संघ ने औपनिवेशिक युग की सरकार के खिलाफ बिहार के युवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन पटना युवक संघ के लिए सही नहीं है? तो 91 का आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल ने युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए की है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में सर्चलाइट अखबार के उप संपादक महेंद्र नारायण राय ने की थी, न कि सचिदानंद सन्याल ने। तो पहला ही गलत हो गया था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें लिखा है गलत कथन को चुनना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है? तो गलत ही पूछ रहा था। तो आंदोलन को अपने प्रारंभिक चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था। तो ये सही है। और जतरा भगत प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो 92 का तो ये भी सही है। और आंदोलन की प्रकृति हिंसक थी, तो ये हिंसक नहीं थी, वो गांधीवाद से संबंधित था फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए वो अहिंसक नहीं था, वो अहिंसक था। और ये 1914 में हुआ था। ये 1914 में हुआ था फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें गलत कथन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद का नारा दिया था? ये एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आप PYQ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारे जिंदाबाद। तो ये है सहजानंद सरस्वती का था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 94 का सही कथन क्या होगा? तो दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सभी नदियां मौसमी प्रकृति की होती है। दक्षिणी से गंगा में मिलने वाली सभी नदियां मौसमी प्रवृत्ति की होती है। और चौर संरचना दक्षिण बिहार की नदियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। सोन नदी दक्षिण से गंगा में मिलती है, हालांकि यह मौसमी नदी नहीं है, इसलिए पहला कथन तो गलत हो गया। और दूसरा भी गलत है, क्योंकि चौर जो है ना, चौर उत्तरी
चौर उत्तरी बिहार के मैदान में टेक्टोनिक अवसादों में बाढ़ के कारण बने झील होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों कथन इसमें गलत हो गए, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 95 का कि बिहार में कहाँ चट्टानें मिल सकती है जो अत्यधिक रूपांतरित ग्रेनाइट और गनीश मूल की है, जैसे कि रिसिस्ट क्वार्टजाइट आदि है। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर की पहाड़ी। नेक्स्ट है और सूची मिलान करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे सूची और 1 और सूची 2 दिया हुआ है और मिलान करके देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे मिलता है। तो 96 का हो जाएगा बल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो बल सुंदरी मिट्टी पूर्णिया सहरसा में पाया जाता है। ताल मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ताल मिट्टी मोकामा जो पटना के आसपास में पाया जाता है, उसको ताल मिट्टी वहाँ मिलता है मोकामा में। पिडमोंट कहाँ पे पाया जाता है, तो पिडमोंट पश्चिम चंपारण में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये ना एग्जाम में पूछ लिया था, आई थिंक 67 का जो री एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था पिडमोंट के बारे में। और बलथर मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो बलथर मिट्टी गया में पाया जाता है दक्षिणी बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैंने ना एडिटोरिया का जो बुक है ना बिहार तथ्य संग्रह, उसमें मैंने सारा करवा दिए है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 67 तक, जितना सारे कुछ मैंने करवा दिया है फ्रेंड्स। बौद्ध का अलग, जैन का अलग, ये सारे कुछ अलग अलग करवा के मैं वीडियो डाल दी हूँ, तो आप जाकर के वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन से कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स, इसमें तो उत्तर देख लेते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा कांवड़ झील भूगर्भीय अतीत में गंडक नदी के घुमावदार बहाव से बनी अपशिष्ट गोखोर झील है, तो ये सही है। बूढ़ी गंगट मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और क्या है, मसान और धनौती बूढ़ी गंगट की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। तो गलत इसमें क्या होगा, तो गलत इसमें केवल 2 है, पहला और तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा को नहीं छूता है, कौन सा जिला गंगा को नहीं छूता है, तो ये देख लेंगे क्या क्या इसमें कौन सा समूह नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें हुआ गया, औरंगाबाद और जमुई। ये गया जिला को नहीं, ये क्या है, तो गंगा नदी को टच नहीं करता है, क्योंकि ये मगध प्रमंडल में है और मगध प्रमंडल गया से टच नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 98 का डी। 99 का होगा पक्षी घरेलू गौरैया के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें एक सही कथन को चुनना है। तो यह बिहार और दिल्ली का राज पक्षी है, तो ये सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता, तो ये भी सही है। IUCN लाल सूची में इसकी संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका होगा 1 और 2 सही है, ठीक है। 99 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ए मतलब 1 2 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में उपजाऊ मैदानों का विशाल क्षेत्र एक वर्ष में कई फसलों की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं प्रदान करता है, इसलिए फसल की तीव्रता बढ़ाने में मदद करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में फसल की तीव्रता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 145%। 145% ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद और रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने क्रमशः किस लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो 101 का आंसर हो जाएगा सी, बनान बुट्टी और लौंडा नाच के लिए। बनान बुट्टी के लिए कपिल देव को और रामचंद्र माझी को लौंडा नाच के लिए दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान पटना के विशाल रेसकोर्स मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान करने का निर्णय लिया गया था, तो 102 का आंसर हो जाएगा सी, जय रामदास दौलत राम, क्योंकि बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ही हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार की जनजातीय आबादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसमें बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी पश्चिम चंपारण में है, तो ये बिल्कुल सही है। पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति बिहार में जनजातीय आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। राज्य की थारू जनजाति मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति बिहार में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
तो बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी पश्चिम चंपारण में तो है, और संथाल बिहार का प्रमुख जनजाति समूह है जो बिहार में कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 48% हिस्सा है, इसलिए दूसरा गलत हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, यह उत्तर बिहार विशेषकर कोशी और मिथिला क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इसे पुरुष और महिला की जोड़ी द्वारा किया जाता है। यह गरीबी दुख झगड़ा, पति पत्नी के बीच शिकायत जैसे सामाजिक मुद्दों और प्रथाओं को भी प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वर्णित है? तो 104 का आंसर हो जाएगा जट जटिन। ठीक है, आंसर जट जटिन है। नेक्स्ट है, जैव विविधता पार्क अद्वितीय परिदृश्य है जो शहरी समाज को पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक लाभ प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में बिहार का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, अररिया में। नेक्स्ट है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो इसे पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये 16वीं नहीं, ये 15वीं COP15 था, तो ये पहला तो गलत हो गया। इसका वैश्विक दृष्टिकोण 2030 तक प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने वाली दुनिया बन जाएगी। तो ये ऐतिहासिक रूपरेखा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के समर्थन में है और 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाली दुनिया की वैश्विक दृष्टि से पहुंच के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग करती है। तो 2030 नहीं फ्रेंड्स, 2050 है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी दिवस 2024 पे बाघ परिदृश्य सम्मेलन के लिए सतत वित्त का आयोजन किया है? तो 107 का आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट, कोपरनिक्स आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। तो सही कथन क्या होगा? तो यह सेंटिनल नामक उपग्रह के एक समूह की मदद से पृथ्वी की निगरानी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये अमेरिकी की अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, तो नहीं, अमेरिका का नहीं है, यूरोपीय संघ का है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट 109 का कि निम्नलिखित युगों पर विचार करें। विदेशी या संबंधित क्षेत्र प्रशासनिक राष्ट्र है, इसके बारे में देखना है। तो 109 का आंसर हो जाएगा नाबार्ड सवालवार्ड कहाँ के? तो नॉर्वे, जिब्राल्टर UK, कुक आइसलैंड न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के अंतर्गत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 110 का आंसर हो जाएगा ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये ध्यान रखिएगा, थीम फ्रेंड्स थीम पूछ लेता है और ये थीम एग्जाम में 1 से 2 पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस फ्रेंड्स? तो ये 7 अप्रैल को, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, एक जनरेटिव AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल SARAH किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 111 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला सुनाया है? तो 112 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें MK रणजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के अन्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है? तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें क्या है? तो कोविड प्रभावित इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और कोविड नहीं, ये दिव्यांग व्यक्ति जो 35% से अधिक है। तो इसमें सही उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो 113 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 113 का आंसर होगा ए।
कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावी व्यक्ति, तो ये भी है इसमें शामिल। तो 113 का यहाँ पे डी बोल रहा है, लेकिन डी में केवल 3 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आंसर में भी गलती हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए परफेक्शन आईएएस का ये जो मतलब एक रिस्पेक्टेड पेपर है, उसमें से भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब आंसर गलत हो रहे हैं, तो किसी से भी गलत हो सकते हैं ना। हाँ, इसमें क्या था कि दिव्यांग, तो दिव्यांग 45% नहीं है फ्रेंड्स, 35% नहीं है, दिव्यांग के लिए 40% या इससे अधिक होना चाहिए, तो दूसरा भी गलत हो गया। और कोविड प्रभावित, इसमें ऑप्शन 1 और 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 है नहीं इसमें, तो इसीलिए इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 114 का कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने वीजा के नेटवर्थ के साथ, वीजा के नेटवर्थ, 1 मिनट ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। 80 वर्ष से माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 ही सही है, इसका आंसर हो जाएगा मैं फिर से इसको बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये ठीक ही है आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 80 वर्ष नहीं होना चाहिए था, 85 फ्रेंड्स होना चाहिए था फ्रेंड्स। ये सब अब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखिए मेरे दिमाग से ये निकल गया था, तो इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया। और इसमें 35% नहीं 40% था, तो इसलिए भी गलत हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा कोविड प्रभावित, तो इसका आंसर है बी, मतलब डी। तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 114 का कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने वीजा के नेटवर्थ के साथ अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड PIXEL लॉन्च किया है, तो 114 का आंसर हो जाएगा डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है ASMPA निम्नलिखित में से किस देश की परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है, तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस का। नेक्स्ट एक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना LABHA भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व बैंक और सीटी ने घाना और इंडोनेशिया में $100 बिलियन प्लास्टिक क्रेडिट ब्रांड लॉन्च किए हैं। इस संदर्भ में इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें गलत कथन चुनना है फिर 117 का, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, और दूसरा सही है, तो दूसरा जो सही है वो देख लेते हैं। तो यह निवेशकों को प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह क्रेडिट से जुड़ा वित्तीय रिटर्न प्रदान करता है, तो ये इसका सही हो जाएगा, आंसर ए होगा, क्योंकि ये पहला तो गलत ही है, तो गलत ही पूछ रहा था। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे प्लास्टिक के रूप में निर्मित किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, और यह एक अभिनव वित्तीय संसाधन जो प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए निजी पूंजी का लाभ उठाता है, इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है इजराइल ने साइप्रस के पास एक पानी के नीचे की घाटी का पता लगाया है जो मेसिनियन घटना से जुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन मेसिनियन घटना का सही वर्णन करता है, तो 118 का आंसर हो जाएगा सी, भूकंप भूमध्य सागर का आंशिक रूप से सूखना, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है INS संध्या 4 सर्वेक्षण पोत SVL जहाजों की एक श्रृंखला में से डैश में से जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में रिक्त स्थानों को पूरा करें, तो रिक्त स्थान में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला। तो INS संध्या के 4 सर्वेक्षण पोत बड़े SVL जहाजों की एक श्रृंखला में पहला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिचालन शुरू करने वाली है, तो ये जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन क्या होगा, तो वह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने और उन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो ये दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है फ्रेंड्स। गलत कथन कौन होगा, पहले क्वेश्चन में ये सही से देख लेंगे और इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, उससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। तो इस 122 का गलत कथन कौन सा है, तो
2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की 26वीं उपस्थिति है। और गगन नारंग को सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है और जीते गए पहले 3 पदक सभी शूटिंग के श्रेणी में है। तो ये तीनों सही था। चौथा इसमें गलत है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि लीमा ने 128वें IOC सत्र में पेरिस को मेजबानी के रूप में चुना है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 128 में नहीं है फ्रेंड्स, ये 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में होने वाला है। 30 सितंबर 2017 को पेरू के लीमा ने 131वें IOC सत्र में पेरिस को खेलों की मेजबानी सौंपी थी। तो 128 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 131वां है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2024 के लिए नवीनतम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में भारत का स्थान कितना है। तो नवीनतम पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है, 176 है फ्रेंड्स, टोटल 178 में 176वां स्थान भारत का है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट 7 ने भारत के AI मिशन के लिए कितनी राशि मंजूरी की है। तो 124 का आंसर हो जाएगा 10,300 करोड़ रुपए AI के लिए मंजूरी हुआ है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे की नई मुद्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन इसमें क्या होगा 125 का, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। नई मुद्रा का नाम ZIG है और इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर प्रदान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। फ्रेंड्स, जितनी भी मॉक टेस्ट मैं करवाई हूँ, जैसे कि ड्यूटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, या फिर परफेक्शन IAS का जो मैंने अभी करवा रही हूँ, या फिर आपका खान ग्लोबल स्टडी या परम IAS का, तो उसमें से किसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया और करंट अफेयर में भी बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, तो जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो 99वां सदस्य बन गया है स्पेन, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है SC और ST के उपवर्गीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश पीठ ने SC और ST के उपवर्गीय को घोषणा की है, तो ये गलत है। और ऐतिहासिक घोषणा 2 अगस्त 2024 को की गई थी, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर है C। ठीक है, तो इसका ऐतिहासिक फैसले 1 अप्रैल 2024 को हुआ था, ना कि 2 अगस्त को, तो ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीश किए थे, ना कि 5 न्यायाधीश, तो इसलिए दोनों गलत हो गया था। नेक्स्ट, प्रीति सूदन UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा RS वाथ्यू, जो UPSC की पहली महिला अध्यक्ष थी और अभी बन गई है प्रीति सूदन, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 130 का कि लखपति दीदी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 130 का आंसर हो जाएगा A, कौशल विकास के लिए। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सभी स्थानीय निकायों में पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 131 का आंसर हो जाएगा D, केरल। नेक्स्ट है इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 132 का आंसर हो जाएगा C, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपेलिट्स कॉन्डोमैक्यूलाटा पश्चिमी घाट में खोजी गई निम्न में से किसकी एक नई प्रजाति है। तो 133 का आंसर हो जाएगा सांप की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य से सम्मानित किया गया है। तो 134 का आंसर हो जाएगा C, नागालैंड को।
नेक्स्ट है दुनिया का पहला जटायु संरक्षण केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा फिर, तो ध्यान रखिएगा। तो ये गोरखपुर में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र किया जाएगा। ये दुनिया का पहला है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अभी हमारा 136 से लेकर के 140 तक क्या होगा, तो ये करंट ये मैथ और रीजनिंग इसमें रहता है फिर 10 क्वेश्चन। तो आप 10 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, उतना बड़े मतलब उतना हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको जरूर मतलब बनाएंगे, ठीक है। और आप इसको मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सब सही हो जाएगा। जैसे ए बी की माँ है, सी मतलब ब्लड रिलेशन है तो इजी हो जाएगा। ये भी बहुत इजी है, तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको एक क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन में अगर आपका 8 भी सही होता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्क्स भी आ गया है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है फिर, इसका आंसर है जापान आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 5 आईज गठबंधन किससे संबंधित है ये, तो 5 आईज गठबंधन इसका आंसर हो जाएगा 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, तो 148 का आंसर हो जाएगा सी, डेंगू, ठीक है। वायरस के कारण होती है तो 148 का। तपेदी टीबी और टीबू जीवाणु से कारण होता है, टीबी क्या होता है जीवाणु के कारण होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम जीन्स के एक कोशिका परजीवी के कारण मलेरिया होता है फ्रेंड्स, और वायरस के कारण डेंगू होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हैजा हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है, तो 149 का आंसर हो जाएगा बी, उत्सर्जन व्यापार के लिए कार्बन क्रेडिट शब्द से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्टिसोल को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कार्टिसोल एक आवश्यक हार्मोन है जो आपके शरीर के लगभग हर अंग और ऊतकों को प्रभावित करता है। यह कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें शामिल है आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को विनियमित करना, आपके शरीर द्वारा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग, या आपके चयापचय को नियंत्रित करने में मदद करना, सूजन को दबाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना है, इत्यादि है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम लोग टेस्ट किसी और का टेस्ट अभी खान ग्लोबल स्टडी का कर लेंगे, और जुनून का टेस्ट नंबर 13 भी हो गया है, तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। और परफेक्शन आईएएस का टोटल मतलब अभी ये 20 नंबर का हो रहा था, तो इसी तरीके से हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से टेस्ट लगाइए, और कम से कम 1 से 2 टेस्ट जरूर लगाएं अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, क्योंकि डेट 30 सितंबर को निर्धारित किया गया। हालांकि पेपर अभी मतलब ऐसा लगे नहीं रहा कि 30 सितंबर को होगा, लेकिन मे बी हम उसको लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।